नमस्ते विद्यार्थियों। बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमने इससे पहले कंपनी के निर्माण के बारे में पढ़ा था कि कंपनी के निर्माण की जो 3 अवस्थाएं होती है, उस 3 अवस्थाओं में हमने प्रथम अवस्था जो है इसको पढ़ा था हमने कि परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन क्या होता है, एक बार फिर से थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जो कंपनी के निर्माण के सभी कार्य करता हो। क्योंकि कंपनी का निर्माण होने के बाद में वो कंपनी कहलाएगी, कंपनी का पंजीयन होने के बाद में वो कंपनी कहलाएगी। लेकिन पंजीयन के लिए उससे बहुत सारे कार्य करने होते हैं। एक व्यक्ति या व्यक्ति का समूह हो सकता है, वो व्यक्ति या व्यक्ति का समूह जो होगा वो प्रवर्तक कहलाएगा, और उनके द्वारा कार्य जो किया जाएगा वो प्रवर्तन कार्य कहलाएगा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक जो है हमारा प्रवर्तक के कार्य। तो अर्थात एक प्रवर्तक के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं ये पढ़ेंगे। तो देखेंगे विद्यार्थियों, एक बार हमारा जो प्रवर्तक का प्रथम कार्य जो है वो है कंपनी निर्माण की कल्पना करना। अर्थात ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप बैठे रहो कंपनी का निर्माण हो जाए। तो एक जो प्रवर्तक होता है वो ये सोचता है कि मुझे एक कंपनी का निर्माण करना चाहिए। वो कंपनी कैसी होगी, किस प्रकार की कंपनी होगी, वो मार्केट में कितना टिक पाएगी, इसके बारे में कल्पना करना। तो जो व्यक्ति जो कार्य करेगा, वो प्रवर्तक जो कार्य करेगा, उसका प्रथम कार्य ये होता है कि वो कंपनी के निर्माण की कल्पना करता है। अर्थात कंपनी के निर्माण के बारे में वो सोचता है। इसका दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों हमारा विस्तृत अनुसंधान। एक बार देखेंगे, अगर हम छोटी से छोटी वस्तु खरीदते हैं, मान लो कि आप अगर एक एलईडी टीवी खरीदना चाहते हो, तो भी हम 2-4 दुकानों में जाके अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं कौन सी टीवी बढ़िया है, कौन सी टीवी बढ़िया नहीं है, कौन सी टीवी हमारे बजट में आ रही है, कौन सी टीवी हमारे बजट से बाहर जा रही है। तो उसके लिए भी हम रिसर्च करते हैं, उसके लिए भी हम अनुसंधान करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कंपनी खोलने की। तो जो व्यक्ति कंपनी खोलना चाहते हैं, प्रवर्तक जो कंपनी खोलना चाहते हैं, तो वो इसके बारे में मार्केट में जाएंगे और रिसर्च करेंगे कि हम किस प्रकार की कंपनी खोलें। इस कंपनी को खोलने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, हमें क्या क्या करना होगा, किन वस्तुओं का निर्माण करना होगा, वस्तुओं की रेट क्या होगी, हमारी कंपनी कितने सालों तक चल पाएगी, मार्केट को अपनी जगह बना पाएगी नहीं बना पाएगी, हमारी कंपनी में बनने वाले प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, सारा अनुसंधान करता है वो। तो इस प्रकार का मार्केट में जाके वो विस्तृत अनुसंधान करना होता है। इनको करना होता है विद्यार्थियों, प्रवर्तकों को करना होता है। तीसरा हमारे पास आवश्यक संसाधन जुटाना। अब हमें पता है कि हमें छोटा सा काम करते हैं तो उनमें भी हमें संसाधन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर तो हम कंपनी खोल रहे हैं, तो आवश्यक संसाधन अर्थात एक कंपनी को खोलने के लिए हमें कुछ संसाधन चाहिए होते हैं। जैसे कंपनी के लिए मशीनरी की आवश्यकता होती है, एक बिल्डिंग की आवश्यकता होती है, जमीन की आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है, कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की बहुत सारे संसाधन हमें जुटाने पड़ते हैं। जैसे कंप्यूटर चाहिए होते हैं, व्यक्ति चाहिए होते हैं, मजदूर चाहिए होते हैं। तो इस प्रकार के संसाधनों को जुटाने का जो काम होगा वो किसका होगा, प्रवर्तक का होगा। क्योंकि कंपनी तो अभी बनी नहीं है, कंपनी तो तब बनेगी जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उससे पहले ये सारी चीज़ें भी चाहिए। क्या बिना बिल्डिंग के, बिना कोई नाम के कंपनी का नाम क्या होगा, क्या ऐसा कुछ बिना सोचे आप कंपनी बना सकते हो, उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो? क्या हम नहीं करवा सकते विद्यार्थी। तो सारे काम पहले कंपनी के निर्माण से पहले होंगे, कंपनी के पंजीकरण से पहले होने वाले। तो सारी चीज़ें हमें पहले से करनी होती है। ठीक है विद्यार्थियों। चौथा पॉइंट है प्रारंभिक अनुबंध करना। प्रारंभिक अनुबंध का मतलब ये होता है कि एक कंपनी का निर्माण करने के लिए हमें बहुत सारे अनुबंध करने होते हैं, छोटे छोटे अनुबंध करने होते हैं। कि कौन सा सीए हमारी कंपनी में काम करेगा, उनका इंटरव्यू लेना, उनसे अनुबंध करना कि आप हमारी कंपनी में काम करोगे। कौन सा सीएस काम करेगा, प्रबंधक कौन रहेंगे, ट्रांसपोर्ट वाले से छोटे छोटे अनुबंध करना,
जो इंजीनियर है उनसे अनुबंध करना, और जो सरकारी जो उपकरण होते हैं जिनकी हमें आज्ञा लेनी होती है उनसे अनुबंध करना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारे छोटे छोटे अनुबंध होते हैं जो कंपनी के निर्माण के लिए एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को करने होते हैं। ये कार्य जो व्यक्ति या व्यक्ति का समूह होगा वही प्रवर्तक कहलाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ये प्रारंभिक अनुबंध करने अत्यंत आवश्यक होते हैं और ये किनके द्वारा किए जाते हैं? प्रवर्तकों के द्वारा ही किए जाते हैं। पांचवा देंगे वित्तीय नियोजन करना, अर्थात ये कहा जाता है कि जिस प्रकार से हमारे जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसमें ब्लड जितना जरूरी होता है, अर्थात खून जितना आवश्यक होता है, उतना ही आवश्यक जो है एक संस्था के अंदर वित्त होता है, एक पूंजी होती है। तो उस वित्त के बिना कोई भी काम नहीं होगा। तो हमें वित्त का नियोजन करना होता है, अर्थात वित्त के बारे में योजना बनानी होती है, पूंजी के बारे में योजना बनानी होती है। तो पूंजी के बारे में, पूंजी कहाँ से आएगी, कितनी आएगी, कितनी पूंजी लगने वाली है, बजट क्या होगा, इसकी योजना बनाना। तो ये योजना जो होगी वही कहलाता है वित्तीय नियोजन। अगला हमारे पास कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति करना। कानूनी औपचारिकताओं का मतलब क्या? अगर आप किसी कंपनी का निर्माण करना चाहते हो तो कंपनी के निर्माण के लिए, उसके पंजीकरण के लिए बहुत सारे जो कानून जो है हमारे, उनको पूरा करना होता है, उनके नियमों की पालना करनी होती है। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि निजी कंपनी के लिए कम से कम 2 अभिदाता होनी चाहिए, ये कानून है। उनकी पूंजी कितनी होनी चाहिए, ये कानून है। उनका पंजीकृत कार्य क्या होगा, ये कानून है। तो इस प्रकार से बहुत सारे नियम जो होते हैं उनकी पालना हमें करनी होती है। तो छोटे छोटे जो नियम होंगे, हस्ताक्षर करने के, संचालक कौन बनेगा, कितने साल के संचालक होंगे, कोई रिटायर हो रहा तो उसके बारे में क्या करना, कोई कंपनी से हमें पैसे का लोन लेने, कहीं अन्य फाइनेंस कंपनी से, इनके बारे में क्या करना। ये सारी कानूनी औपचारिकताएं जो होती है उसके बारे में, ये पूरी औपचारिकताएं जो होगी उनको पूर्ण करने का जो काम जो होगा वो एक प्रवर्तक का होगा, या एक व्यक्ति का समूह जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रवर्तक जो होते हैं उस कंपनी के, उनका होने वाला है। अगला हमारा समामेलन के कार्यवाही प्रारंभ करना, अर्थात समामेलन जो होगा तुम्हें बहुत सारे पेपर्स की आवश्यकता होती है। उन पेपर को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, कानूनी रूप से उनको सही बनवाना, और फिर उनका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, उनका समामेलन करवाने के लिए उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार के पास भेज देना। ये कहलाता है समामेलन की कार्यवाही करना। अगला है हमारा कार्यालय का प्रमाणन करना। कार्यालय का प्रमाणन क्या? तो जब तक आप ये नहीं बताओगे कि हमारे जो कंपनी का कार्यालय, जो हेड ऑफिस रहेगा, इस क्षेत्र का ये रहने वाला है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पत्र व्यवहार करना चाहे, या आपकी कंपनी को देखना चाहे, या आपकी कंपनी को रूपरेखा को समझना चाहे, तो उसके लिए एक फिक्स एड्रेस होना आवश्यक है, एक फिक्स स्थान होना, एक स्थायी स्थान होना आवश्यक है। तो उसका नाम जो है, कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो उसके कार्यालय खंड में हमें लिखना पड़ता है। तो वो जो कार्यालय खंड जो होगा उसमें पूरा एड्रेस लिखना होता है, जिससे आप कंपनी की रूपरेखा को समझ सको, उससे पत्र व्यवहार कर सको। तो ये काम जो होगा वो किसका होगा? इसका प्रमाणन देना। ये प्रमाणन देने का जो कार्य होगा वो होगा प्रवर्तक का। क्योंकि कंपनी भी बनी नहीं है, ये काम हो जाए उसके बाद में बनने वाली है, तो इससे पहले प्रारंभिक कार्य में करने पड़ेंगे। ठीक है विद्यार्थियों। 9वां हमारे पास कार्यकलापों पर नियंत्रण करना। जब कंपनी बन जाएगी या कंपनी बनने की प्रक्रिया प्रारंभ है, अर्थात प्राथमिक कार्य, तो इनके जो विभिन्न कार्यकलाप होंगे उनके नियंत्रण करने का काम जो होगा वो भी किनका होगा? प्रवर्तकों का होगा। सारा काम जो है उनके कंट्रोल में होगा प्रवर्तकों के, तब वो प्रवर्तक कहलाएंगे। ये प्रत्येक रूप से भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है, अर्थात कंपनी में रहकर भी वो कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, और कंपनी के बाहर रहे, अर्थात कि विदेश में रहो या किसी अन्य कंपनी में रहो, वहाँ रहकर भी ये कंपनी को इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है सलाह व निर्देश देना। देखेंगे विद्यार्थियों, पहले आपको ये याद रखना है कि ये प्रवर्तक है, क्योंकि सलाह एवं निर्देश तो CS और प्रबंधक भी देते हैं, एक सामान्य व्यक्ति भी दे देता है। तो एक सामान्य व्यक्ति सलाह दे रहा है तो प्रवर्तक बन जाएगा क्या?
नहीं बनेगा ना, तो सबसे पहले देखना चाहिए कि वो पहले प्रवर्तक होना चाहिए, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि प्रवर्तक कौन होते हैं। तो पहले वो प्रवर्तक होगा, उसके बाद में क्या कर सकता है, सलाह भी दे सकता है, कंपनी के लिए निर्देशन भी दे सकता है, कंपनी को निर्देशन भी दे सकता है, उसको निर्देशित कर सकता है कि आपको कौन सा कार्य किस प्रकार से करना चाहिए, ताकि हम कंपटीशन मार्केट में अपनी जगह स्थायी रूप से बना सकें। अगला विद्यार्थियों, सभी संचालकों के पद त्याग पर नए संचालकों की नियुक्ति करना। अब हमें ये पता है कि एक कंपनी होती है, उनमें सबसे बड़ा जो पद होता है वो संचालक का पद होता है। अगर सारे के सारे संचालक जो है उन्हें एकता रह गई या किसी विशेष कार्य को लेकर या किसी विशेष मन मुटाव को लेकर या कार्य पद्धति को पूर्ण होने, कार्यकाल के पूर्ण होने पर वो एक साथ रिटायर हो जाते हैं, तो कंपनी तो एक प्रकार से अनाथ की तरह हो जाएगी, कंपनी का कोई मालिक वो नहीं रहेगा। तो उस समय कंपनी में नए संचालकों की नियुक्ति जो करने वाले व्यक्ति जो होंगे या व्यक्ति का समूह जो होगा, ये कार्य जो होगा ये प्रवर्तकों का कार्य होगा, अर्थात वहाँ के प्रवर्तक जो होंगे वो नए संचालकों की नियुक्ति करेंगे। अगर कंपनी के संचालक एक साथ पद का त्याग कर देते हैं तो इस प्रकार से हमारे ये प्रवर्तक के जो कार्य हैं ये पूर्ण हो चुके हैं। इनको हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये हम पहले जो है वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये आपको जो पॉइंट है 11 पॉइंट में मुख्य पॉइंट ये विद्यार्थियों मुख्य पॉइंट पर चर्चा की है और जल्दी से हमने इनको समाप्त भी कर लिया है। धन्यवाद।